देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। सभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। सभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। नमस्कार दोस्तों, अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपका मेजबान दोस्त डॉक्टर नरेंद्र सिमतवाल। और आज गणित हुआ आसान के अंक में हम हाजिर हैं अगला अंक लेकर, जिसका विषय है ज्यामितीय आकृतियां, ज्योमेट्रिकल फिगर्स। और इसकी जानकारी हमें दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, और उनके साथ हैं हमारे कम्युनिटी के बच्चे। और वो हमें बताएंगे कि गणित को और आसान किस तरह किया जा सकता है और उसका हमारे दैनिक जीवन में कहां कहां प्रयोग हो सकता है। नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन IT इंजीनियरिंग कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज जिस टॉपिक में बात करेंगे वो जनरल टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे विभिन्न आकृति के बारे में। ठीक है जी सर। विभिन्न आकृति के बारे में बात करें तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ। अपने बारे में थोड़ा थोड़ा मुझे इंट्रोडक्शन दे, बताएं। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। मेरा नाम स्नेहा स्मृति है। और मेरा नाम नीरज उपाध्याय है सर। शाबाश बेटा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आकृति के बारे में। डेली लाइफ में हमारी बहुत सारी आकृतियां होती हैं जो हमारे आसपास मूव करती हैं और जो हमारे सब्जेक्ट से जुड़ी भी होती हैं। जी ठीक है सर। बच्चों, जैसे हम बात करें बिंदु के बारे में हम जान सकते हैं, है ना। जी सर। रेखा के बारे में जान सकते हैं हम, है ना। ट्राइंगल्स क्या होते हैं, है ना। और सर। चतुर्भुज क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, सर्किल क्या होते हैं, स्फीयर क्या होते हैं, है ना। जी ये सर। सारी आकृतियां जो डेली लाइफ में हमारे दैनिक जीवन में अवगत होती रहते हैं हम, है ना। जी तो सर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्हीं टॉपिक्स से जुड़े हुए। तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉइंट के बारे में। पॉइंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम पॉइंट को। सर, पॉइंट उसे कहते हैं जिसकी ना तो लंबाई हो ना ही चौड़ाई हो, उसे हम पॉइंट कहेंगे। ठीक है। नहीं सर। ना ही ऊंचाई भी। जैसे बता रहे हैं सरफराज बता रहे हैं, जैसे पॉइंट को अगर डिफाइन करना चाहें तो वो ऐसी आकृति जिसका कोई क्षेत्रफल ना हो, ऐसे बोल सकते हैं। कोई आयतन ना हो उसका, है ना, लंबाई भी ना हो, चौड़ाई भी ना हो, जी है ना। सर। तो ऐसी आकृति जिसका कोई क्षेत्रफल ना हो, लंबाई ना हो, चौड़ाई ना हो, ऐसी आकृति को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट। पॉइट बोलेंगे। या हिंदी में कहें, शाबाश बेटा, स्नेहा जैसे बता रही है उसको बोलेंगे हम बिंदु। जी सर। इंग्लिश में करेंगे पॉइंट। अगर मैं डायमेंशन के हिसाब से बताऊं, डायमेंशन इसके कितने बनेंगे, वो बनेगी 0। जी सर। ठीक है, जी सर। सही है। डायमेंशन समझते हैं आप लोग। जी सर। विमाएँ बोलते हैं हिंदी में, है ना। जी सर। है ना। तो विमाएँ बोलते हैं। तो इस हिसाब से डायमेंशन के हिसाब से देखें तो हमारा जो बिंदु होगा उसकी डायमेंशन क्या होगी, 0 होगी। जी सर। सही है। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो कैसे जोड़ेंगे, मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको। आप कॉपी पेन यूज करते होंगे काम करने के लिए। जी सर। पेंसिल लिया और पेंसिल जो पॉइंट पे आपने जो है काम किया और उसको टच करा दिया पेपर से, व्हाइट पेपर पे टच करा दिया। जी तो सर। व्हाइट पेपर टच कराने के बाद जो आपको फिगर नजर आएगी बनती थी, वो क्या फिगर नजर आएगी आपको, एक बिंदु की होगी। वो इतनी बारीक होती है, इतनी मतलब उसका क्षेत्रफल इतना 0 होता है, इतना कम होता है कि वो आपको एक बिंदु की तरह प्रतीत होती है। अर्थात उसका क्षेत्रफल नगण्य मान लेता हूँ मैं। जी सर। ठीक है, ऐसे होता है। आपका पेन का जो पॉइंट होता है, अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत बिंदु की तरह नजर आता है आपको। जी सर। ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बताएं मुझे। सर, जो आकाश में जो हमें तारे टिमटिमाते हैं उसकी जो रेडियस होती है हम नगण्य मान लेते हैं। वो रियल में जो तारे होते हैं वो तो बहुत बड़े होते हैं, बट यहाँ से हम अपनी जहाँ पृथ्वी है वहाँ से हमें देखने पर वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो वो भी एक बिंदु का उदाहरण है। ठीक है। तो जैसे बता रहे हैं सरफराज की जो आसमान में जो तारे नजर आते हैं, क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं,
है ना, क्योंकि तारे एक्चुअली में बहुत बड़ी आकृति के होते हैं, लेकिन हमसे बहुत दूरी पे होने के कारण वो हमेशा बिंदु की आकृति के नजर आते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे सूरज भी हमारा तारा है, लेकिन वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा होने के कारण वो हमें बिंदु प्रतीत नहीं होता और ना ही हम उसे देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे तारे ऐसे होते हैं जो हमसे बहुत ज्यादा दूरी पे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमें बिंदु की तरह प्रतीत होते हैं। हर दूर जाने वाली वस्तु का आकृति छोटी और इतनी छोटी हो जाती है कि हमें वो बिंदु की तरह प्रतीत होती है, और बहुत दूर जाने पर वो आकृति जो हमें डिसअपियर भी हो जाती है, जो हमें दिखाई भी नहीं देती। ठीक है बच्चों, तो ये बिंदु का एग्जाम्पल हो सकती है। आगे बढ़ो। जी सर। ठीक है, नीरज बताएंगे, नीरज मुझे एग्जाम्पल बताएंगे। नीरज आप बताएं। सर, जो महिलाएं जो अपने मस्तक पे जो बिंदी लगाती हैं सर, उसको भी यदि दूर से यदि देखा जाए तो सर वो एक बिंदु के जैसा प्रतीत होता दिखाई देता है सर। हाँ, जैसे तभी तो बोलते हैं कि बिंदी नाम जी सर, और माथे पे लगाई जाती है। हमारी मम्मी यूज करती हैं, सिस्टर्स यूज करती हैं, मेल आई मीन फीमेल्स यूज करती हैं। जी सर। ठीक है, तो बिंदी नाम तभी दिया है, लेकिन एक्चुअली वो बिंदी नहीं होती, वो एक सर्कल टाइप का होता है, लेकिन उसको दूर से देखें तो बिंदी ही प्रतीत होती है। जी सर। ठीक है बेटा, चलिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जानेंगे हम लाइन के बारे में। बिंदु हो गया है ना, अब जानेंगे लाइन। लाइन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर बहुत सारे बिंदुओं का कलेक्शन ले, और उसकी डायमेंशन क्या हो, सिंगल हो, मतलब एक पंक्ति में रख दें अगर बहुत सारे बिंदु को, तो जो कलेक्शन करने के बाद जो कर्व बन के आएगा, उस कर्व को हम बोलेंगे लाइन। जी सर। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जो हमारा जो लाइन है वो क्या होगी, बहुत सारे बिंदुओं कलेक्शन होगी। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पे, लाइन के अंदर बहुत सारे बिंदु होंगे उसके अंदर। जी सर। और उसकी जो डायमेंशन क्या होगी, 1 होगी। जी सर। ठीक है, ऐसी आकृति जो ऐसा जो कर्व बनेगा उसे बोलेंगे हम लाइन, अर्थात रेखा हिंदी में। ठीक है, अब रेखा के एग्जाम्पल बहुत सारे आपने देखे होंगे डेली लाइफ में, कैसे जोड़ सकते हो बताओ मुझे। सर, रस्सी जो है, यदि रस्सी की मोटाई को यदि नगण्य मान लिया जाए, क्योंकि सर रेखा का जैसे कि आपने परिभाषा बताया था कि रेखा की केवल चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, लंबाई होती है, यानी कि एक विमीय होता है। यदि किसी एक विमीय को कंसीडर किया जाए और 2 विमीयों को नगण्य मान लिया जाए, जैसे कि यदि कोई एक रस्सी है, उसकी केवल लंबाई को देखते हुए और मोटाई और जो ऊंचाई है या चौड़ाई कह सकते हैं उसको, वो यदि नगण्य मान लिया जाए, तो सर जो रस्सी है सर वो रेखा की तरफ प्रतीत होती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, शाबाश बेटा। अगर वो सीधी 1 डायमेंशन में रहे, ऐसा हो कि रस्सी मुड़ जाए। जी सर। रस्सी मुड़ जाएगी तो कर्व दूसरा बन जाएगा। जी सर। हमने पहले कंडीशन रखी है रेखा के लिए कि बहुत सारे बिंदुओं का कलेक्शन होगी, और वो जो सारा कलेक्शन है वो क्या है, 1 डायमेंशनल होगा। जो कर्व बन के आएगा उसे बोलेंगे आप स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइन। एग्जाम्पल लूँ पेंसिल का, पेंसिल अगर पेपर पे रख दें तो वो सीधी सी प्रतीत होती है। अगर उसकी जो चौड़ाई और मोटाई को मैं नगण्य मान लूँ तो वो क्या होगी, एक लाइन की तरह होगी। आपने देखो जो केबल्स होते हैं, आपको बिजली घर होते हैं, आपके घर तक बिजली वायरों के थ्रू आती है। आपने देखा होगा 2 खंभों के बीच में वायरें जुड़ी होती हैं, वो वायरें सीधी प्रतीत होती हैं आपको। ठीक है, वो क्या एग्जाम्पल बन सकती है आपकी, लाइन का एग्जाम्पल बन सकती है ना। और बताता हूँ आपको, आप कॉपी पे काम करते हैं, हिंदी वाली कॉपी देखिए। जी सर। हिंदी वाली कॉपी पे बहुत सारी लाइनें होती है। वो लाइनें हम तभी बोलते हैं क्योंकि वो सीधी रेखा में होती है और बहुत सारे पॉइंटों का कलेक्शन होती है। ठीक है, इंग्लिश वाली कॉपी में भी ऐसी होता है। एग्जाम्स में जो कॉपी लेते हैं आप, वो भी ऐसी होता है, रिटर्न कॉपी जो होती है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल बनते हैं आपके लाइन के। सही है बेटा? जी सर। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे एक दूसरी आकृति के बारे में, जिसे कहा जाता है आपका ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 3 लाइनों से घिरी हुई ऐसी आकृति जो क्लोज हो, जी सर, है ना, को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। 3 लंबाइयां होती हैं, 3 रेखाएं होती हैं, 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है जी सर। बताओ मुझे ट्राइंगल्स के बारे में और क्या बता सकते हो मुझे। सर, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को सर त्रिभुज कहते हैं। और सर यदि त्रिभुज का उदाहरण यदि दैनिक लाइफ में यदि देखा जाए, दैनिक जीवन में, तो सर समोसा जो सर दुकान वाला सर जो छान कर खिलाता है हम लोग को सर, तो सर जो समोसा जो है वो भी सर त्रिभुज की तरह सर प्रतीत होता है। अगर उसको हम 2 डायमेंशन मान लें। जी सर। अगर उसका फ्रंट व्यू देखें तो हमेशा क्या होगा, आपको ट्राइंगल नजर आएगा वो। जी सर। ठीक है, और बताओ ट्राइंगल्स के बारे में। सर, बर्फी जो ट्राइंगल शेप में काटती है। जी सर। शेप में भी आती है। जी सर, वो तो काटने वाले पर डिपेंड करता है। कई बार मतलब ट्राइंगल्स में भी कटी होती है। बिंगो मैड एंगल्स जो खाते हैं चिप्स,
वो भी ट्रायंगल्स के शेप में ही आती है, वो भी 3 भुजाओं से बनती है। सर जो तिलंगी जो सब सजाते हैं कभी फंक्शन वगैरह में जो सजाते हैं तो तिलंगी जो काटा जाता है त्रिभुज के शेप में ताकि अच्छा लगे, तो सर वो भी सर त्रिभुज का उदाहरण है। हाँ ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ट्रायंगल्स के बारे में, है ना? जी सर। ठीक है, अगली आकृति की जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी हमने 3 भुजाओं के बारे में बात की, अब हम बात कर रहे हैं 4 भुजाओं के बारे में। ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से मिलके बनती है उसे क्या कहते हैं बेटा? चतुर्भुज। ठीक है, अब चतुर्भुज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो चारों आकृति हैं, 4 भुजाएं होती है उसमें, है ना? अब 4 भुजाएं हैं तो इसका मतलब आपका चतुर्भुज हो गया, और चतुर्भुज में भी हम अलग अलग एंगल्स के हिसाब से जी सर उसको अलग अलग डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे बताओ, अगर कोई ऐसी आकृति हो जो चतुर्भुज इसमें 4 भुजाएं हो और जिसकी हर 2 भुजाओं के बीच का कोण 90 एंगल हो और सारी भुजाएं बराबर हो, कौन सी आकृति होती है ऐसे बेटा? दोबारा सुने मेरा क्वेश्चन, चारों भुजाएं बराबर हो और हर 2 संलग्न भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री हो, ऐसी भुजाओं को क्या कहते हैं? ऐसे आकृति को क्या बोलोगे आप? वर्गाकार आकृति। वर्गाकार आकृति बोलोगे? जी सर। वर्गाकार आकृति की पहचान ये होती है कि उसकी सारी भुजाएं बराबर होती है और हर 2 भुजाओं के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। जो संलग्न भुजाएं होती है उनके बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। जी सर। सही है बच्चों? जी सर। अच्छा चलिए, ये तो हो गया आपके स्क्वायर के बारे में। अब स्क्वायर के बारे में डेली लाइफ में आप जोड़ सकते हो एग्जाम्पल्स को, तो कैसे बताओगे बेटा? कहाँ देखा होगा आपने स्क्वायर को? सर हमारे जो कॉपी होते हैं वो स्क्वायर शेप में होते हैं। आपकी जो कॉपीज होती है वो स्क्वायर शेप में होती है हमेशा? हमेशा नहीं हमेशा नहीं सर, लेकिन कोई कॉपी होती है। जैसे ब्लैक बोर्ड होता है आपका, कई बार स्क्वायर शेप में होता है, कई बार स्क्वायर शेप में होता है। आपकी जो टीवी की स्क्रीन होती है वो स्क्वायर शेप में मिल सकती है आपको। जी सर। है ना? और बताओ सर जो टाइल्स होती है सर वो सर स्क्वायर शेप में होती है। स्क्वायर शेप में होती है। हमेशा नहीं होती, लेकिन कुछ टाइल्स जो है स्क्वायर शेप में होती है, वो डिजाइन पे डिपेंड करता होता है। जी सर। है ना? रेक्टेंगल है या आपकी स्क्वायर में रखी है। ठीक है बच्चों? जी सर। जैसे बता दें, एक बच्ची मिठाई का नाम ले गई मुझे, है ना? मिठाई जो बर्फी होती है ना, अच्छी लगती है खाने में, तो वो मिठाई का जो शेप होता है वो भी कई बार हमारा स्क्वायर टाइप का होता है। जी सर। है ना? ये हम पे डिपेंड कर रहा है हम किस टाइप में काट रहे हैं, लेकिन स्क्वायर शेप वहाँ से मिल सकता है मुझे। जी सर। टीवी की स्क्रीन का एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको मैं, है ना? स्क्वायर का एग्जाम्पल हो सकता है। जी सर। जी सर। ठीक है, अब इसी में हम दूसरी आकृति की बात कर रहे हैं जो कि आपकी चतुर्भुज होगी, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों भुजाओं के बीच का एंगल तो 90 रख रहे हैं, लेकिन 2 आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर कर रहे हैं। तो ऐसी आकृति को क्या बोलोगे? आयत सर। आयत बोलेंगे? जी सर। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं और हर 2 संलग्न भुजाओं के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। अर्थात वो दोनों भुजाएं एक दूसरे की होती है परपेंडिकुलर, अर्थात लंबवत। जी सर। सही है? ऐसी भुजाओं को, ऐसी आकृति को बोलोगे आप आयत। और आयत का एग्जाम्पल अगर डेली लाइफ के साथ जोड़े तो वो ब्लैक बोर्ड का ही बनता है। कई बार हमारे जो ब्लैक बोर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? आयत के टाइप के होते हैं। जी सर। सामने जो शीट मिलती है आपको, उसका जो पेपर होता है वो आयत का होता है। जी सर। आयत का एग्जाम्पल होता है। जी सर। और कई बार टीवी की जो स्क्रीन होती है वो भी आयत के टाइप में मिलती है। जी सर। जो आपको कंप्यूटर होता है उसकी जो टीवी स्क्रीन होती है वो भी आयत के टाइप की होती है। जो मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, हाँ आप ये देखो, ध्यान से देखा होगा तो मोबाइल की जो पूरा फिगर होता है मोबाइल का, वो क्या होता है? आयत का ही होता है। जी सर। है ना? और बताएं, अगर बोल सकते हैं तो हम जवाब। सर यदि कोई खेत का जो प्लॉट है यदि 24x12 के शेप में है, या मतलब कोई भी A इंटू B के शेप में है, हाँ। A और B को बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ। यदि A इंटू B के शेप में है और यदि वो आयताकार है तो, और यदि उसके जो कोण हैं जो वो 90 डिग्री के हैं, तो सर वो आयताकार प्लॉट होती है सर। आपकी जो दीवारें हैं, दीवारें आयत का एग्जाम्पल हो सकती हैं। जी सर। आपकी दीवारों की जो छत है वो आयत का एग्जाम्पल हो सकती है ना? दरवाजे हैं, दरवाजे आयत का एग्जाम्पल हो सकते हैं। बहुत सारी खिड़कियाँ एग्जाम्पल हो सकती है ना बेटा? जी सर। चलिए, ठीक है, अब हम एक नई आकृति के साथ जुड़ते हैं। ये तो हो गया 4 भुजाओं से जुड़ी हुई आकृति। अब अगली आकृति के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम कहेंगे सर्किल। ठीक है बच्चों, अब सर्किल को बारे में कहा जाता है कि वो सारे बिंदु कलेक्शन, एक निश्चित बिंदु, पहले तो हम एक इंट्रोड्यूस करते हैं एक निश्चित बिंदु, और वो बिंदु, उन सारे बिंदु कलेक्शन जिसकी उस निश्चित बिंदु से दूरी क्या होगी? हमेशा बराबर होगी। ऐसी बिंदु कलेक्शन को हम बोलेंगे क्या?
सर्किल। सर्किल, ऐसे बिंदु कलेक्शन को हम बोलते हैं वक्र, और वो जो वक्र बनता है उसे बोलेंगे आप वृत्त। सर्किल, ठीक है, अर्थात जी, सर। वक्र, ठीक है। अच्छा, तो अब जिसको हम निश्चित बिंदु बोल रहे हैं उस सर्किल के अंदर वो क्या कहलाएगा बेटा? सर वृत्त का केंद्र। सेंटर कहलाएगा, जिसे बोलते हैं केंद्र। जी सर। एक वृत्त का केंद्र जो होता है वो क्या होता है आपका 0 से नॉर्मली हम डिफाइन करते जी हैं, सर। मोस्टली जी। 0 से डिफाइन करते हैं। और वो जो निश्चित दूरी की हम बात कर रहे हैं वो दूरी कौन सी होगी? त्रिज्या, जी सर, है ना, वो रेडियस। निश्चित। तो अब मुझे बताओ, अगर आपको सेंटर पॉइंट 0 दे रखा है और त्रिज्या दे रखी हो 2, सही है बच्चों? जी सर। तो व्यास को कैसे डिफाइन करोगे, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में डायमीटर और हिंदी में कहते हैं व्यास? सर जैसा कि सर आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ाया था कि कभी भी यदि व्यास को यदि फाइंड आउट करना हो तो व्यास इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है, मतलब 2 गुना त्रिज्या। तो चूंकि त्रिज्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुना 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर हो गया। तो अपना जो व्यास हुआ वो 4 सेंटीमीटर का व्यास फाइंड आउट हो गया सर। ठीक है। अगर मैं यही आपसे कहूँ कि मुझे इस सर्किल की परिधि और बताओ तो कैसे बताओगे बच्चों? इसमें यह बताएगी मुझे, अगर परिधि बतानी हो तो। सर परिधि को हम डिफाइन करते हैं 2 पाई आर सर, जिसमें कि पाई तो हमारे पास वो उसकी वैल्यू हमें पता होती है और आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन के थ्रू पता चलती है। और क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दी हमने? आर की 2 दी है। आर मीन्स रेडियस सर, तो हो गया 2 पाई इंटू 2 मीन्स 4 पाई। हाँ ठीक है, तो ये हमारी होगी परिधि कितनी होगी वैल्यू उसकी? 4 पाई। और इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे इसी सर्किल का क्षेत्रफल बात करूँ तो सर क्षेत्रफल बराबर, जैसे आपने पिछले कक्षाओं में बताया था, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में आपने दिया है कि आर का वैल्यू 2 होता है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा हमारा 4 पाई। ठीक है बच्चों, जी तो सर। ये हो गया सर्किल के बारे में। चलिए हाँ। और एग्जाम्पल बता, डे लाइफ में कैसे जोड़ पाओगे इस एग्जाम्पल को रोटी। सर्किल के? रोटी जी रोटी सर। एग्जाम्पल होती है, मम्मी जी रोटी बनाती है ना? जी सर। जो डेली लाइफ में हम रोटी खाते हैं वो अपना क्या एग्जाम्पल होती है? सर्किल की एग्जाम्पल होती है। जी और सर। हम सूर्य भगवान। सूरज को देखो, सूरज की जो आकृति होती है वो राउंड शेप में नजर आती है ना, जी वो सर। आपका सर्किल का एग्जाम्पल होती है ना? जितने भी हमारे ग्रह होते हैं, है ना, अगर हम उनको देखें, मतलब सामने से देखें 2D फिगर में देखें तो हमें सब गोल वृत्ताकार नजर होते हैं। एक्चुअली में वो स्फीयर होते हैं, स्फीयर के एग्जाम्पल्स होते हैं, है ना। कई बार इलिप्स का भी एग्जाम्पल बोलते हैं हम, लेकिन जो अगर 2 डायमेंशन फिगर में देखें तो वो हमेशा क्या नजर आएंगे? वृत्ताकार नजर आएंगे। मम्मी जी की जो बिंदी होती है, जिसके बारे में अभी हम बिंदु के बारे में बात कर रहे थे, वो जो बिंदी है वो एक्चुअली बिंदी ना होके वो सर्किल का एग्जाम्पल होती है जी ना। और बताओ बच्चों। सर गाड़ियों के जो पहिए होते हैं वो भी सर्कल का उदाहरण हाँ, है। वो सर्किल का एग्जाम्पल होते हैं 2 डायमेंशन फिगर के अंदर। जी जी सर। सर। सर कोई भी जो रिंग होती है सर, वो भी सर सर्किल का ही उदाहरण है। या फिर सर जो कांचा जो सर खेलते हैं, जिसमें कि ऐसे फेंकते हैं और वो उसके बीच में पड़ाते हैं, तो सर वो भी एक रिंग, छोटा सा रिंग टाइप का होता है जिसे वो फेंकते हैं, तो सर वो सर जो है वो भी सर्किल का ही उदाहरण है। सर फुटबॉल भी सर्किल का ही उदाहरण है अगर उसको 2D में देखे तो। हाँ, अगर जी सर। व्यू लें जी तो सर। वो आपका सर्किल का एग्जाम्पल बन जाती है। जी सर। है ना, क्रिकेट की जो बॉल होती है वो भी सर्किल का एग्जाम्पल बन सकती है। यदि 2D में देखा जाए तो। हमारी जी मम्मी सर। जी कुंडल पहनती है, कुंडल समझते हो? जी सर। कानों में पहनने वाला एक चूड़ी। गहना होता है ना, वो सर्किल का एग्जाम्पल हो सकती है। और जो चूड़ियाँ होती हैं वो जी भी सर। आपका सर्किल का एग्जाम्पल हो सकती है ना बेटा? जी सर। चलिए, तो अब मैं एक अलग आकृति के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। एक हमें कहा जाता है, हमने स्क्वायर के बारे में बात किया, अब हम बात कर रहे हैं क्यूब के बारे में। जी सर। ठीक है, क्यूब को कहते हैं हिंदी में घन। घन कहते हैं बच्चों। जी अब सर। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप, बताएं मुझे। सर पहले तो मुझे बताओ, ये 1D फिगर है, 2D फिगर है, 3D फिगर है? 3D है सर। ठीक है, और वर्ग कौन सा फिगर था? सर 2D। 2D। तो आप मुझसे कह रहे हैं वर्ग 3D फिगर है, ठीक है बेटा? नहीं सर, नहीं 2D सर। है। 2D है। आप मुझसे कह रहे हैं फिर घन जो है वो 3D है। फिगर है। जी सर। चलिए बताओ, घन को कैसे एक्सप्लेन करोगे, बताओ मुझे। सर घन को सबसे पहले तो ये 3D फिगर है, और सर घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, क्योंकि 3D फिगर है। और घन में एक बात और है कि इसके अंदर स्पेस होना चाहिए, तभी घन को परिभाषित किया जा सकता है। जैसे घन के बीच में स्पेस होना चाहिए। सर इसका जो दैनिक लाइफ से सर जो रिलेटेड उदाहरण है सर कोई भी एक साइड के बारे में बेटा ये कहा जाता है कि जितनी भी हाँ। तीनों साइड है वो इक्वल होंगी। जी सर। जैसे वर्ग है, वर्ग में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, हर चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसे इसमें जो जितने भी 3 डायमेंशन फिगर है, इसका मतलब 3 मेन भुजाएं होंगी इसमें, और तीनों मेन भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होगी। ठीक है। जी और सर। हर 2 भुजाओं के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा।
और अगर टोटल फेजेस की बात करूँ तो टोटल फेज कितने होंगे? 6। जी सर। कौन से? लंबाई चौड़ाई, लंबाई आमने सामने की। जी सर। और मतलब लंबाई चौड़ाई, लंबाई ऊंचाई, चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई लंबाई। ऐसे जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल का अगर नाम ले तो कमरे का एग्जाम्पल हो सकता जी है सर। जिसमें वॉल्यूम है। जी सर। ना उसमें क्या होगा? आपकी ऊंचाई भी, आई मीन ऊपर वाला फेज होगा जिसे छत बोलते हैं, नीचे वाला फेज होगा जिसे बोल देंगे आप फर्श, और सामने की दीवारें। ठीक है, आपको वॉल्यूम भी निकल जाएगा। जी सर। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे इस आकृति का वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकालोगे? अगर मुझे पहली भुजा जो वो रखा है उसकी वैल्यू रखी हो A, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? इसने बताएगी मुझे। सर उसके तो 3 साइड्स इक्वल है, तो फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू A, तो सर मतलब A क्यूब। फार्मूला बेसिकली होता है 3 आकृति वाला, जो इस तरह का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर हैं, तो A इंटू A क्या होगा? e टू द पावर क्यूब घन। ठीक है, A क्यूब हो जाएगा। सही है बच्चों? जी सर। चलिए, ये हो गया इसके घन के बारे में। ठीक है बेटा, अब मैं बोल रहा हूँ आपसे घनाभ। जी एक सर। नाम सुना होगा, इसे क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। जी सर। क्यूबॉइड के बारे में कैसे बताओगे मुझे? क्या ये 2D फिगर है? क्यूबॉइड के बारे में सर नहीं सर। 3D है। 3D फिगर है। जी सर। क्या इनके बीच का एंगल, हर दो भुजाओं के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है? ठीक है, 90 डिग्री होता है। यहाँ पे इसमें फेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। दिखने में लगभग क्यूब की तरह होता है। एक सर। डिफरेंस होता है, वो मुझे बताओ। जी सर, उसका जो साइड्स जो है वो इक्वल पार्ट्स में नहीं होते हैं, डिफरेंट अलग अलग होते हैं। लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई जो है अलग होती है। जी तो सर। दिखने में, लगने में अगर देखें तो वो कमरे की तरह नजर आता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की तीनों अलग हो। जी ये सर। 6 फेसेस होते हैं। कमरे आपके घन टाइप के भी होते हैं और कमरे आपके घनाभ टाइप के होते हैं। जी सर। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड। ठीक है बच्चों? जी सर। तो क्यूबॉइड जो है एग्जाम्पल बनता है एक कमरे का, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या अलग अलग हो और हर दो भुजाओं के बीच का एंगल कितना हो? 90 डिग्री। ठीक है, ये एग्जाम्पल होता है। और एग्जाम्पल बताओ, और एग्जाम्पल बताओ मुझे क्यूब का या क्यूबॉइड का। चौक का डब्बा। चौक का डब्बा कैसा एग्जाम्पल होता है? दवाई का डब्बा भी। क्यों? चले चौक का डब्बा बताओ। चौक का डब्बा क्यूब का है, क्यूबॉइड का एग्जाम्पल हो सकता है? क्यूबॉइड का एग्जाम्पल। क्यूब का एग्जाम्पल होता है, जितना सर मैंने दोनों हो सकता है। चलिए, अगर उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तो वो क्यूब बनेगा, हो गया। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर भिन्न है तो वो क्या बनेगा आपका? क्यूबॉइड हो गया। घनाभ। और कैसे बता रहे थे बच्चे आप? दवाई का डब्बा। दवाई का डब्बा किसका एग्जाम्पल हो सकता है? सर घनाभ। क्यूबॉइड और क्यूब दोनों का। ठीक है। जी सर। हम नॉर्मली हम शूज लेके आते हैं, शूज लेने के दौरान जो हमें बॉक्स मिलता है वो कैसा होता है एग्जाम्पल? घनाभ। घनाभ का एग्जाम्पल होता है। जी सर। है ना? जी कई बार सर। आपको कोई गिफ्ट खरीदते हैं अपना और वो अपने दोस्तों को प्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या एग्जाम्पल हो सकता है आपका? वो जो डब्बा होता है घनाभ। घनाभ। घनाभ का भी सकता है और घन का भी सकता है। जी सर। ठीक है, जी सर। डिफरेंस बेसिकली मैंने बता दिया कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो तो वो घन, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो डिफरेंट हो तो वो घनाभ। जी सर। जी ठीक है। सर। तो बच्चों, आज के एपिसोड में हमने ये जाना कि जो हमारी डेली लाइफ में से जुड़ी जो भिन्न भिन्न आकृति होती है, जैसे कि पॉइंट जिसे हम डेली पे ऑब्जर्व करते हैं, लाइन के बारे में जाना, जी हमने सर। जाना ट्रायंगल्स के बारे में जाना, और सर। आपके 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसे चतुर्भुज कहा जाता है उसके बारे में जाना, जी और सर। जाना सर्किल के बारे में, घन जी और सर। घनाभ के बारे में। जी सर। ठीक है बच्चों, जी तो सर। अगले आने वाले अंक में हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ कुछ नई तथ्यों के बारे में जानकारी लेके। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर। आपने जाना ज्यामितीय आकृतियाँ, ज्योमेट्रिकल फिगर्स और उनके दैनिक जीवन में क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं। ये ढेर सारी हमें जानकारी दे रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और उनके साथ थे कम्युनिटी के छात्र। उम्मीद है साथियों, आज के इस प्रोग्राम को आपने पसंद किया होगा और जरूर कुछ न कुछ टिप्स लिए होंगे। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित और समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? इसकी प्रतिक्रिया, इसकी फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर 0144 512 1190। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@gmail.com।
साथ ही इस प्रोग्राम को इंटरनेट पर भी सुना जा सकता है साथियों, और उसके लिए लॉगिन करना होगा आपको www.i-radiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान डॉक्टर नरेंद्र सिंह मतवाल को दीजिए रुखसत। फिर से जुड़ूंगा गणित का और दूसरा नया प्रोग्राम लेकर। तब तक दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।